नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक डाउट का क्लैरिफिकेशन देने के लिए आया हूं। आप लोगों के मन में होता होगा कि अगर मैं कोई सरकारी नौकरी कर रहा हूं तो अगर मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो क्या मेरे को अपना जो सरकारी विभाग है वो मेरे को नौकरी से बेदखल कर सकता है, मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है। और अगर मान लेते हैं कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है लेकिन अभी मेरे ऊपर जो है केस चल रहा है, अभी मेरे को कन्विक्शन ऑर्डर पास नहीं हुआ है, कोर्ट ने मेरे को अपराधी के तौर पे कन्विक्शन मेरे अगेंस्ट में ग्रांट अभी नहीं करी है, बट मैं देखता हूं कि जो मेरा सरकारी विभाग है जहां पर मैं काम करता हूं उन्होंने मेरे खिलाफ डिसमिसरी कमेटी अपनी बिठाई है और उन्होंने मुझे अपना मेरे को जो है डिसमिस कर दिया है। मेरी जो नौकरी है वो मेरी नौकरी से मेरे को बेदखल कर दिया है। तो क्या यहाँ पे ये जो डिसमिसरी कमेटी के द्वारा फैसला लिया गया है, क्या ये फैसला सही है? क्या ऐसे फैसले को चैलेंज करा जा सकता है? तो चैलेंज करके मैं यहाँ पे कोर्ट से गुहार लगा सकता हूं कि मेरे ऊपर अब केवल एफआईआर दर्ज हुई है, मेरे ऊपर भी कोई कन्विक्शन ऑर्डर पास नहीं हुआ है, तो इसके तहत मेरे को बेदखल करना गलत माना जाएगा। तो ये कितना सच है और कितना इसमें क्लैरिटी से हमारे को पता होना चाहिए, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। रिसेंटली यही एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आया था। यहां पे क्या हुआ था कि एक पुलिस ऑफिसर थे, ठीक है, एक पुलिस वाला था जो दिल्ली पुलिस के अंदर अपना नौकरी करते हैं। अब इस केस में इन पुलिस वालों को के ऊपर एक आरोप लगा कि भाई इन्होंने ना अपने माँ बाप का मर्डर करा है। इस पुलिस वाले ने अपने माँ बाप का क्या करा है? मर्डर करा है। अब ये बात पुलिस वालों को, मतलब इस पुलिस वाले के ऊपर ये एलिगेशन कैसे लगी? क्योंकि मर्डर करने के बाद कुछ टाइम के बाद ये पुलिस वाला जो है अपना थाने में आ गया था, पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में इसने आकर अपनी सारी कहानी बता दी थी कि मैंने मर्डर कैसे किया, चाकू से किया या बंदूक से किया, ठीक है। और जब मैंने मर्डर किया था तो जो वेपन का हथियार होता है, चाकू या कोई भी जो वेपन इस्तेमाल करा गया होगा, वो वेपन मैंने कहां पे छुपाया है। तो ये सारी बातें पुलिस वाले ने पुलिस स्टेशन में आके बता दी थी। तो ऐसे कि इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। यानी कि जो पुलिस ऑफिसर है उसने क्या दी थी? डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। ये मैं आपको टेक्निकल बातें भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वकील होंगे, ठीक है, जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे। अब ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट अपने आप में कहां पे रेलेवेंट होती है? अंडर सेक्शन नंबर 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और साथ में अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 23 का प्रोवाइजो हमारे नए कानून के हिसाब से भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हमारी रेलेवेंट होती है कोर्ट के अंदर, जब मामला कोर्ट में जाता है तो, कि जैसा ये अपराधी ने ना हमारे पास आया था और इसने मर्डर वेपन के बारे में बताया था वगैरह वगैरह, और इससे हमारे को मर्डर वेपन मिल भी गया है, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है कि जब पुलिस वालों को पता लगेगा तो ये पुलिस वाले के खिलाफ क्या होगी? एफआईआर दर्ज होगी। अब जैसी एफआईआर दर्ज हुई तो यहाँ पे जो एसीपी थे, ठीक है, एसीपी ने क्या करा? इंक्वायरी कंडक्ट करी। एसीपी ने क्या करा? इंक्वायरी कंडक्ट करी कि एक्चुअल में पुलिस वाले ने अपराध किया भी है या नहीं भी किया है। तो एसीपी ने थोड़ी बहुत इंक्वायरी करने के बाद में थोड़ा सा पहचान लिया, चलो शायद इसने अपराध किया होगा क्योंकि इस बंदे ने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट भी दी है वगैरह वगैरह। तो एसीपी ने यहां पर आर्टिकल नंबर 311 का क्लॉज नंबर 2 का सब क्लॉज नंबर बी, ठीक है, ये एक आर्टिकल नंबर होता है, आर्टिकल नंबर 311 क्लॉज नंबर 2 सब क्लॉज बी। इस आर्टिकल की मदद से ये पुलिस वाले को क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया, मतलब सस्पेंड करने के बाद डिसमिस कर दिया, ठीक है जी, नौकरी से बेदखल कर दिया कि तुम्हारे जैसे ऑफिसर का दिल्ली पुलिस के अंदर कोई जगह नहीं है और तुम जो है पुलिस वाले बनने लायक कभी नहीं हो, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी कहानी थी। अब ये जब पुलिस वाले को डिसमिस करा गया और साथ में एफआईआर दर्ज है तो पुलिस वाले का भी केस अपना कोर्ट में चल रहा है, अभी कोई कन्विक्शन नहीं हुई है, ठीक है। अब इसी दौरान ये पुलिस वाले ने बोला कि यार मेरे को डिसमिस क्यों करा? अभी मेरे को कन्विक्शन थोड़ी ना हुई है, जब मुझे कन्विक्शन हो जाएगी तब डिसमिस करना जायज बात होगी, बट अभी तो मेरे को कन्विक्शन हुई नहीं है, कोर्ट ने मेरे को सजा तो सुनाई नहीं है। तो ऐसे केस में ये जो डिसमिसल यहाँ पे अपना एसीपी ने करा है, डिसमिसल ऑर्डर जो पास करा है, इससे दुखी होकर यहां पर पुलिस ऑफिसर कहां गए थे? अपना पुलिस ऑफिसर गए एक ट्रिब्यूनल में, जिसको बोलते हैं कैट, ठीक है, ट्रिब्यूनल के पास गए। अब ट्रिब्यूनल को सारी बातें बताई कि जैसा एसीपी ने इंक्वायरी करी है और इंक्वायरी के बेसिस पे मेरे को जो है आर्टिकल नंबर 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के तहत मेरे को डिसमिस कर दिया गया है, जैसा भी गलत बात है। तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल माना कि हाँ भाई ये गलत बात है, ये जो एसीपी ने ये वाले आर्टिकल को इवोक करके डिसमिसल ऑर्डर पास करा है, ये रूटीन मैनर में करा है, ये रूटीन मैनर में करा है, और ऐसे रूटीन मैनर में अपना ये वाले आर्टिकल का इस्तेमाल करके सरकारी कर्मचारियों को डिसमिस करना ये बैड इन लॉ है,
ठीक है, ये बैड इन लॉ है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर जजमेंट भी आ जाएगा जो आपको इस जजमेंट के अंदर मेंशन करा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात को कोट करा था। तो ऐसे जो ऊपर के अधिकारी होते हैं वो अपने नीचे के अधिकारियों को डिसमिस करने के लिए बस जरा सी मतलब अगर कोई भी इनके खिलाफ एलिगेशंस आती है तो ये आर्टिकल इवोक नहीं करा जाएगा, रूटीन मैनर में ये आर्टिकल का यूज नहीं करा जाएगा और डिसमिस ऐसे नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। तो ऐसे केस में जो एसीपी ने अपना ऑर्डर पास करा था डिसमिसल का, कैट ने अपने क्या कर दिया, इसको सेट असाइड कर दिया और बोला कि भैया पुलिस वाले को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा जब तक उसके खिलाफ कन्विक्शन ऑर्डर पास नहीं हो जाता है। इतनी बात हो गई। अब इससे एग्रीड होके मामला गया अपना दिल्ली हाई कोर्ट में। एसीपी गए थे अपना दिल्ली हाई कोर्ट में, ठीक है जी, कि साहब देखो हमने तो पूरी इंक्वायरी करी है, इंक्वायरी करने के बाद आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए, संविधान का इस्तेमाल करते हुए हमने पुलिस वाले को डिसमिस कर दिया, कैट ने उसको सेटिस्फाइड कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये बात को माना कि जो कैट ने अपना ऑर्डर पास करा है वो बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि केवल और केवल एफआईआर के बेसिस पे, केवल और केवल एलिगेशंस के बेसिस पे यह साबित नहीं होता है कि अपराधी जो एक्यूज व्यक्ति है उसने अपराध किया होगा। यह बात बिल्कुल भी साबित नहीं होती है। दूसरी बात, केवल इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हो, रूटीन मैनर के अंदर कर रहे हो, जो कानून के अंदर एक प्रोसीजर बताया हुआ है उसका पालन नहीं कर रहे हो और अपनी इंक्वायरी खुद ही करी और खुद ही आर्टिकल का इस्तेमाल करा और खुद ही आपने अपने बंदे को रिमूव कर दिया। सिर्फ किस लिए? एलिगेशंस के बेसिस पे, सिर्फ किस लिए? एफआईआर के बेसिस पे। और आपने ये समझ लिया कि भैया इसको तो कन्विक्शन होनी है, कंफर्म होनी है, तो कन्विक्शन जब होगी जबकि जब देखी जाएगी, लेकिन अभी हम इसको डिसमिस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहीं पे आया कि क्या केवल एफआईआर दर्ज हुई है और अभी कन्विक्शन नहीं हुई है तो डिसमिस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। याद रखना, नहीं किया जा सकता है। ये क्लियर शब्दों में आप मेरी बात को समझ लीजिए। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके खिलाफ, अपराधी के खिलाफ अगर सारे के सारे सबूत हैं तब भी ये बात को सिद्ध नहीं करती है कि इसको सजा होगी। जब तक कोर्ट से सजा नहीं हो जाती है तब तक आपको कोई भी सरकारी कर्मचारी जो आपके ऊपर की अथॉरिटी होगी, अगर कोई डिस्मिनरी कमेटी भी होगी, वो आपको डिसमिस नहीं कर सकते हैं। हद से ज्यादा आपके साथ क्या किया जा सकता है? आपको सस्पेंड किया जा सकता है, और जब सस्पेंड किया जाता है तो आपकी आधी सैलरी मिलती है आपको, ठीक है, लेकिन कभी भी डिसमिस नहीं करा जाएगा। याद रखना, डिसमिसल जब ही होता है जब आपको प्रॉपरली आपकी सुनवाई हुई हो केस की, प्रॉपरली आपको कन्विक्ट कर दिया गया हो, प्रॉपरली कोर्ट ने आपको सजा सुना दी गई हो। और एक और छोटी सी बात यहां पे बोली थी कि ये जो अपना आर्टिकल 311 है ना, ये केवल और केवल अपना डिसमिनरी कमेटी होती है, ठीक है, डिसमिनरी अथॉरिटी होती है, जो आपके ऊपर के अधिकारी जो अपना अथॉरिटी बनाकर अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी कुछ मिसबिहेव करता है, कोई मिसकंडक्ट करता है, तो उसको पेनल्टी देने के लिए, उसको पनिशमेंट देने के लिए अथॉरिटी अपना काम करती है ना। तो यहाँ पे कैट ने भी बोला था और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला था कि भाई साहब ये जो आर्टिकल का जो आपने ऑर्डर पास करा है ना, हम तो कोर्ट है, तो हमारे कोर्ट होने के नाते हमारे ऊपर इसकी कोई बंदिश नहीं है। आर्टिकल 311 हमारे ऊपर लागू नहीं होता। हमें लगता है ना अगर आपने 311 का इस्तेमाल गलत करा है तो हम आपके दिए गए फैसले को भी खारिज कर सकते हैं, क्योंकि हम कोर्ट है। ऐसा यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बोलकर और कैट ने भी बोलकर अपना क्लैरिफाई करा गया था। तो आपको जो एक मुद्दे की बात थी, क्या एक्यूज को सर्विस से निकाला जा सकता है केवल एफआईआर दर्ज होने के बाद में, कि ये प्रिज्यूम करा जाए यार इसको तो कोर्ट में जब मामला जाएगा इसको तो कन्विक्शन होगी, तो डिसमिसल बाद में होने के बजाय इसको अभी कर दो। क्या अभी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। याद रखना मेरी बात। तो आई होप आपको वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। कि इसका नाम भी हम देख लेते हैं, कि इसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स वर्सेस नीरज कुमार 2024 दिल्ली हाई कोर्ट। ये ऑफिशियल जजमेंट है। और ये जजमेंट की कॉपी अगर आप मेरे को चाहिए ना, ये आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे डेली बेसिस पे आपको पूरा केस की एक समरी फॉर्म में और वीडियो का लिंक मिल जाता है, एंड आपको ये पीडीएफ की कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में ये टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएगी। आप इनसे बहुत लोग अगर जुडिशरी की तैयारी करते होंगे तो आप लोग अगर बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे जुडिशरी के बैचेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। AIB 19 का भी हमारा बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड पूरा का पूरा फैमिली लॉ, जिसमें हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ हमारा कवर करा गया है, एंड पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की आप अगर तैयारी करना चाहते हो, और आने वाले टाइम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के भी बैच लाने वाले हैं। तो आज में स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो और अवेल कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई है, आपका क्या मानना है, क्या सही और क्या गलत के कंटेक्स्ट के अंदर, तो चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।